नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप फटाफट हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं, और अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से। साथ ही आगे हमारे साथ दो और मेहमान होंगे। इस्मा के डीजी होंगे दीपक बल्लानी। उनसे हम समझेंगे कि चीनी उत्पादन को लेकर इस्मा की क्या रिपोर्ट है, अब तक कितना उत्पादन हुआ है, और पूरे सीजन को लेकर उन लोगों ने क्या अनुमान लगाए हैं, क्या नई रिपोर्ट है, वो समझेंगे उनसे। साथ ही आगे संदीप बजोरिया भी जुड़ेंगे, उनसे हम समझेंगे एडिबल ऑयल मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, दिसंबर के इंपोर्ट नंबर्स क्या हैं, सॉफ्ट ऑयल का इंपोर्ट क्यों बढ़ा है, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत नॉन एग्री मार्केट से ही करते हैं, चांदी से। अनुज जी, चांदी आज अच्छी तेजी दिखा रही है, क्या करना चाहिए इस तेजी के बाद? विष्मन जी, गुड इवनिंग। देखिए, करेक्ट भी सबसे ज्यादा चांदी हुई थी और हमारा ऑप्टिमिज्म भी था कि चांदी एज कंपेयर गोल्ड के एक अच्छा बाउंस बैक दिखाएगी। तो चांदी जहां पहले हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 28 $28.5 तक के भाव आते हुए दिखाई दिए थे, तो वहां से एक अच्छी शार्प रिकवरी आती हुई दिखाई दी, एक शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिखाई दी है, और जिसका असर हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स में भी अच्छा बाउंस बैक है। और कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न भी है, क्योंकि जो चाइना की तरफ से डेटा निकल कर आ रहे हैं, चाइना की कमेंट्री है, उससे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं मेटल साइड में, जिसका इम्पैक्ट हमने अक्रॉस द मेटल देखा है, तो उसका इम्पैक्ट हम चांदी पे भी देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि चांदी में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, और एक बाउंस बैक जो है हमें लगता है कि इस हफ्ते भी रहेगा। खरीदारी का ट्रेड रहेगा चांदी में। अगर भाव नीचे करीबन 88,200 के आसपास तक आते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि स्टॉप लॉस 88,500 पे लगाए, टारगेट 89,100 देखने को मिल सकता है। तो चांदी हमें लगता है कि बाउंस बैक के तौर पे रहेगी, और ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही इसमें $30 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बाउंस बैक चांदी में है मेटल साइड से डिमांड कंसर्न की वजह से। तो आपको बाउंस बैक की संभावना यहाँ से और दिख रही है। केडिया जी, आप बताइए चांदी पर आपका व्यू क्या है, इतनी तेजी के बाद क्या करना चाहिए? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। देखिए, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। जिस दिन से हमने 2024 में कहा था कि 1 लाख का लेवल छुएगा, और एग्जैक्टली हमने 1 लाख का लेवल छूने के बाद गिरावट दिखी थी। बट जैसे कि जानते हैं कि जब साल का अंत होता है वो समय पे हम वॉल्यूम्स काफी कम देखते हैं, जिसकी वजह से ये गिरावट बनी थी। बट आज की रिकवरी एक तरह से हम बोल सकते हैं मार्केट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चांदी डेफिनेटली, जैसे अनुज ने भी कहा है कि काफी फंडामेंटल अच्छे हैं। बेस मेटल में अब तक तेजी नहीं बनी, इसलिए ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आ पाई थी। लेकिन कुल मिला के 2024 भी अच्छा था, 25 में भी। तो यहाँ पे चांदी में इंटरडे के लिहाज से अब वॉल्यूम धीरे धीरे लौटना चालू हो चुका है। तो सिल्वर मिनी में कॉल के द्वारा भी हम एंट्री कर सकते हैं, जहां पे 89,000 का आपको कॉल लेना है 2600 रुपए में। टारगेट 3300 तक का रहेगा। वहीं फ्यूचर में भी जो ट्रेड करना चाहते हैं, अब अच्छा सपोर्ट से मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है, तो 88,400 पे लीजिए, 87,600 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 89,600 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। जो पोजिशनली लेना चाहते हैं, करंट लेवल बहुत ही बेहतरीन है। करंट लेवल से भी आप पोजिशनली बाय कर सकते हैं, या फिजिकल में भी बाय करके चल सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कई सारे दर्शक हैं जिन्होंने सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजे हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो भेज सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। अगले पहले दर्शक हमारे साथ महावीर हैं बेंगलुरु से। कॉमेक्स सिल्वर नीचे की तरफ $27 तक आने की संभावना है क्या? अभी तो ट्रेंड काफी तेजी का दिख रहा है केडिया जी, $27 तो काफी नीचे का भाव है। लग रहा है कि चांदी नीचे $27 तक आएगी? विश्वनाथ जी, अगर 2 दिन पहले अगर ये सवाल करते थे तो डेफिनेटली ऐसा डर लग रहा था, क्योंकि जिस दिन से मार्केट में एकाएक फॉल आया था, तो ऐसा लग रहा था कि ये 28, 28.5 के नीचे गया तो 27.5, 27 के लेवल भी दिखा दे। बट बिल्कुल जैसे आज आपने रिकवरी देखी है, तो ये दर्शाता है कि मार्केट में पोटेंशियल अभी भी चांदी में बनी हुई है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है, तो आई डाउट जब तक ये 2880 का लेवल ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, आई थिंक मार्केट में रिकवरी रहेगी। ध्यान रखिए, अगर 30-20 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आ जाता है, तो इस बार रैली जो बनेगी वो 33.5 से 33.80 तक का लेवल दिखा सकती है। तो बेटर है लॉन्ग साइड रहिए। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप सामने आने वाले हैं, कहीं ना कहीं सोने और चांदी को उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। अगले दर्शक हमारे साथ अमित है ग्वालियर से। चांदी पर काफी सवाल आ रहे हैं। 88,050 रुपए पे चांदी 2 लॉट इन्होंने खरीद रखा है, अमित ग्वालियर ने। क्या करना चाहिए? अभी फायदे में है, अनुज जी बने रहें और फायदा होगा? स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा या निकल जाना है अनुज जी? देखिए, 87,500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके का रन अप आया, ये
आज और कल 2 दिन कंटिन्यू रह सकता है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $30 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतर है कि अगर प्रॉफिट में है तो 87,500 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। अगले दर्शक है गोपाल हैं दिल्ली से। 77,360 रुपए पे सोना खरीदा है, क्या करना चाहिए अनुज जी इनको गोल्ड में? देखिए, गोल्ड के अंदर भी हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड थोड़ा सा बना है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो करीबन जो $2600-2700 है, $2700 काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस हमने देखा था कि उसको नहीं ब्रेक कर पा रहा था। बट हाँ, जो एक आज बाउंस बैक आया है, लग रहा है कि उसमें भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो गोल्ड के अंदर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 77,100 में। स्टॉप लॉस लगाए 76,880 का। टारगेट हमें लग रहा है 77,480 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं 76,880 के स्टॉप लॉस के साथ। 77,480 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये सलाह आपके लिए मिल गई है गोपाल जी के लिए। अगले दर्शक है कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? केडिया जी, कॉपर में कृष्ण को क्या करना चाहिए? देखिए अर्जुन, मुझे लगता है कि कॉपर के प्राइजेस में एक अच्छा खासा करेक्शन रहा है, जिस ढंग से पेसिमिज्म हमने देखा चाइना को लेकर था, डॉलर इंडेक्स में तेजी बनी हुई थी। लेकिन कॉपर बार बार में हम देख रहे हैं कि 790 के नीचे सस्टेन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक कॉपर में कहीं ना कहीं एक रिकवरी के चांसेस ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 792 के करीब लेके चलिए, 786 का स्टॉप लॉस रखे। इमीडिएट टारगेट तो 800 का है, बट ध्यान रखिए 802 805 के काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। एक बार ये मूव हुआ तो और तेजी दिखा सकता है, क्योंकि चाइना जैसी छुट्टी पे जाना, अभी 27 तारीख से छुट्टी पे जाएगा, उससे पहले आई थिंक चाइना से और कुछ नए अपडेट्स आते हुए दिखाई देंगे, जहां से शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। तो करंट लेवल से 792 से लेके चलना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ हैं रतन लाल है जयपुर से। नेचुरल गैस पे पूछ रहे कि क्या करें। अनुज जी, नेचुरल गैस पर क्या कॉल है आज के लिए? देखिए, नेचुरल गैस एक पॉजिटिव टेरिटरी में है, और जब से इसने 300 के ऊपर का रेंज ब्रेक किया है, हमें लगता है कि अभी और ऑप्टिमिज्म आ सकता है। आज भी करीबन 3% इंक्रीज है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में भी बाउंस बैक रहेगा, और जल्दी ही हो सकता है कि 340 360 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। हालांकि हमें लगता है कि नेचुरल गैस में जल्दी ही आपको 380 400 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिविटी नेचुरल गैस में है। नीचे अच्छा खासा सपोर्ट है 280 का, हमें लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। इनिशियल टारगेट हमें 340 लगता है। अगले दर्शक है हमारे साथ विनोद हैं दिल्ली से। 6,200 के स्ट्राइक की पुट इन्होंने खरीद रखी है, क्या करना चाहिए क्रूड में इनको केडिया जी? देखिए, कच्चे तेल के अंदर एज ऑफ नाउ मार्केट जैसे उम्मीद कर रहे हैं 2025 में ओवर सप्लाई रहेगा, तो सबका मानना है कि एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। बट टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस 75 के ऊपर ब्रेंट अच्छे से ट्रेड कर रहा है, 75 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI करीबन 71 के तरफ ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी प्राइजेस अच्छा सपोर्ट लेके चल रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा पुट आई थिंक इनको अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्राइजेस में एक टेम्पररी बाउंस कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज वीकनेस के कहीं पे भी कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो 6300 6320 तक का लेवल आ सकता है। तो बेटर रहेगा 6200 का जो आपने पुट लिया है, उसके एवज में टाइमिंग मुझे लगता है कि आपको कॉल लेना चाहिए। तो एटलीस्ट उस पर से निकल जाइए। 100 रुपए की तेजी मिलती है, वहां पे आप 6300 का वापस पुट ले सकते हैं। बट टाइमिंग 100 पॉइंट की तेजी मुझे दिखती है कच्चे तेल में। तो अभी यहां से तेजी दिख रही है, तो बेहतर होगा अभी निकले, बाद में तेजी में आए तो ऊपर में फिर जब भाव जाए तब पुट खरीदने की सलाह यहां पर केडिया जी की तरफ से दी गई है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ दीपक वल्लानी साहब होंगे, डायरेक्टर जनरल हैं इस्मा के। उनसे जानेंगे कि चीनी उत्पादन का क्या अनुमान है पूरे सीजन के लिए, और अब तक 31 दिसंबर के आंकड़े क्या है, किन राज्यों में ज़्यादा उत्पादन हुआ है, कहाँ कम, और ये देरी क्यों हुई है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। थोड़ा बात कर लेते हैं शुगर प्रोडक्शन को लेकर, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक वल्लानी जी हैं, डीजी हैं इस्मा के। शुक्रिया दीपक सर, आपने वक्त निकाला। सर, 31 दिसंबर के जो उत्पादन के नंबर आप लोगों ने जारी किए, क्या है, पिछले साल से उत्पादन कम क्यों दिख रहा है अभी? नमस्कार। नमस्कार सर। 31 दिसंबर तक जो हमने आंकड़ा जारी किया है, उसके हिसाब से अभी तक का प्रोडक्शन जो है वो 95.4 लाख टन हुआ है, और जो कि इसी टाइम पे पिछले साल लगभग 113 लाख टन था। इसके पीछे दो रीजन है। एक तो क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटका में मिलें लेट शुरू हुई थी,
लगभग 15 या 20 दिन लेट शुरू हुई है, तो उसके हिसाब से भी कम हुआ है प्रोडक्शन। और दूसरा रीजन ये भी है कि इस बार इथेनॉल में डाइवर्जन जो है वो लास्ट ईयर से ज्यादा है, तो इसीलिए आप ये डिफरेंस देख रहे हैं। 40 लाख टन का नंबर है सर। टोटल डाइवर्जन लगभग साइकिल 1 साइकिल 2 में जो एलोकेशन हुआ है उसके हिसाब से टोटल डाइवर्जन जो इस सीजन में है वो लगभग 40 टन होगा, 40 ओके। लाख टन होगा। ओके, तो ये सर अब बात करते हैं एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। हाँ, क्या हम इस साल के लिए जो टारगेट है क्या उसके करीब पहुंचेंगे, क्या होगा उसको लेकर क्या डेवलपमेंट है सर? देखिए, अभी तक जो साइकिल 1 और साइकिल 2 में एलोकेशन हुआ है वो टोटल लगभग 930 करोड़ लीटर का एलोकेशन हो गया है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इस साल हम लोग 18% ब्लेंडिंग अचीव कर लेंगे, जो सरकार का एक टारगेट था। अगले साल ये टारगेट 20% होगा, जो मुझे लगता है अगर हम टोटल इथेनॉल कैपेसिटी देखें तो हम आराम से 20% अचीव कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर इसके अलावा आप लोगों की लगातार डिमांड रही है एमएसपी बढ़ाने की, मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर के लिए, और साथ ही एथनॉल प्राइसेस के भी बढ़ाने की बातचीत हो रही है, उस पर क्या अपडेट है? क्या सरकार की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आप लोगों को? देखिए, इसमें अगर आप देखें सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारी इंडस्ट्री के ऊपर है कि जो हमारी एक्स मिल प्राइस है चीनी की, वो लगभग महाराष्ट्र में देखा जाए और कर्नाटक में तो ये 33 और 33.5 है, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 40 रुपए के आसपास आती है, और ऑल इंडिया एवरेज देखा जाए तो ये 35.5 है। तो इससे मिलों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आगे जाके केन एरियर्स के ऊपर जो हमको एफआरपी के हिसाब से किसानों को पेमेंट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो सकता है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए एमएसपी का रिवाइज होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमारी पिछले कई महीनों से ये मांग रही है सरकार से। और हमें उम्मीद है कि क्योंकि अब एक सही समय भी है और काफी इंपॉर्टेंट है कि इस प्राइस पे स्टेबलाइज किया जाए, तो हमें उम्मीद है कि सरकार इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई अनाउंसमेंट एमएसपी रिवीजन का करेगी। और इथेनॉल का जो रेट 2 साल से नहीं करेक्ट हुआ है, जबकि हमारा एफआरपी बढ़ गया है, तो इन दोनों मुद्दों पे हमें लगता है सरकार अब विद इन कुछ दिनों में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव डिसीजन ले सकती है। ओके। इसके अलावा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सपोर्ट का, क्योंकि हमको ये तीनों चीजों को चाहिए ताकि हमारा प्राइस स्टेबलाइज हो जाए और थोड़ी ऊपर की तरफ जाए। तो एक्सपोर्ट अगर हम अपनी पूरी बैलेंस शीट को देखें तब भी हमारे पास, अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन देख लें और प्रोडक्शन का एस्टीमेट के हिसाब से देखें, तब भी हमारे पास चीनी पर्याप्त है कम से कम 20 लाख टन एक्सपोर्ट करने की। तो हम चाहेंगे कि 10 लाख टन तो अभी इमीडिएटली एक्सपोर्ट अलाउ कर दे, और 10 लाख टन 1 महीने बाद एक प्रोडक्शन का एक बेटर सेकंड एस्टीमेट फिगर आ जाए, उसके बाद कर सकती है। तो ये तीनों चीजों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार इस पे जल्दी से जल्दी कोई अनाउंसमेंट करे। ओके, देखिए क्या उम्मीद है, हालांकि एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी चल रही है, सोर्सेज बता भी रहे हैं कि कुछ यहाँ पे इजाज़त मिल सकती है, लेकिन देखते हैं क्या नंबर वो आता है। ये और दो डिमांड आप लोगों की तो लगातार हैं कि एथनॉल प्राइस बढ़ाने को लेकर और एमएसपी बढ़ाने को लेकर, और भी कोई ऐसे पॉलिसी रिलेटेड मुद्दे जो आप यहाँ पर उठाना, रेज करना चाहते हैं? देखिए, सरकार इस वक्त E20 के बियॉन्ड, क्योंकि अब 20% तो ब्लेंडिंग अगले साल हो जाएगी, उसके बाद का एक रोड मैप प्रिपेयर कर रही है। तो हमने ये प्रपोज किया है कि बेस ब्लेंडिंग को 20% रखा जाए और साथ में E100 फ्यूल लॉन्च किया जाए, और जिसमें कि फ्लेक्सी फ्यूल, तो फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियों के ऊपर कम से कम जीएसटी, क्योंकि ये बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे हमारा इंपोर्ट काफी कम हो रहा है फॉसिल फ्यूल का, तो इसके ऊपर जो जीएसटी है वो ईवी का जो जीएसटी है 5%, उस लेवल पे लेके आया जाए फ्लेक्सी और स्मार्ट हाइब्रिड फ्लेक्सी फ्यूल को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और कार्बन अकाउंटिंग की भी एक पॉलिसी, एक बायो भारत हिंदुस्तान को, हमारे कंट्री को लानी चाहिए। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हमारी चर्चा सरकार से लगातार चल रही है। ओके, दीपक जी एक और सवाल है कि अब कुल उत्पादन का नया अनुमान आप लोग कब तक जारी करेंगे, और अभी ताजा अनुमान क्या है पूरे सीजन के चीनी उत्पादन की अगर बात करें तो? देखिए, हमारा जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आएगा, इसमें एक सैटेलाइट इमेजिंग लेती है,
तो जनवरी में हमारा ये सैटेलाइट इमेजिंग और हमारा फील्ड सर्वे हो रहा है और लगभग एंड ऑफ जनवरी हमारा सेकंड एडवांस एस्टिमेट आएगा। हमारी जो पिछली कमेटी मीटिंग हुई थी दिसंबर 19 को, जिसमें हमने सबसे एक फीडबैक लिया, तो बेस्ड ऑन फीडबैक एक प्रिलिमिनरी ऐसा लगा कि लगभग 320 से 25 लाख टन तक ग्रॉस प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। बट इसको हम कंफर्म तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पूरा डिटेल एनालिसिस एंड ऑफ जनवरी में आ जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि हमने इस मुद्दे पर एक बहुत डिटेल चर्चा भी की, जिसमें एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर काफी चर्चा हुई और एनालिसिस हुआ। तो जो हमारा इंटरनल कंजम्पशन है वो लगभग, अगर आप देखें अक्टूबर से जनवरी का जो कोटा रिलीज है, वो लगभग पिछले साल इसी टाइम के हिसाब से लगभग 7 लाख टन कम रिलीज है। और हमें उम्मीद है जो पिछले साल अप्रैल मई और जून में जो हमारे इलेक्शन से उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ी थी, वो इस बार वो डिमांड नहीं आने वाली है। तो अगर हम बाकी 8 महीनों में लगभग 23-23.5 लाख टन का एवरेज चीनी का कोटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये टोटल कंजम्पशन हमारा 280 लाख टन होगा। उसके हिसाब से हमारी शुगर बैलेंस शीट अभी भी काफी हेल्दी लग रही है। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। खपत के नंबर भी आप लोगों ने जो अनुमान लगाया 280 लाख टन खपत रहने की संभावना है आप लोगों की। ग्रॉस उत्पादन पिछला जो अनुमान था 320 से 325 लाख टन का था, और साथ ही 3 डिमांड जो लगातार आप लोग कर ही रहे हैं, और हम लोग भी उन खबरों को उठाते हैं, देखते हैं उस पर कब तक फैसला आता है। शुक्रिया दीपक जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया और साथ ही इंडस्ट्री को भी गाइड किया आपने। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खाने के तेल पर जो दिसंबर के इंपोर्ट के नंबर आए हैं वो क्या कहते हैं, उसे क्या संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ होंगे संदीप भजोरिया, उनसे समझेंगे। के तेल मार्केट को लेकर हमारे साथ संदीप भजोरिया साहब हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। शुक्रिया संदीप सर, आपने वक्त दिया। सर, दिसंबर के इंपोर्ट के नंबर क्या कह रहे थे, क्या संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि सॉफ्ट ऑयल का जो शेयर है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और खास करके क्रूड सोया तेल का इंपोर्ट तेजी से बढ़ा है। क्या हो रहा है सर पूरे मार्केट में? विश्वमोहन जी, इन दिसंबर में इंपोर्ट का नंबर 13,08,000 का रहा है। हमारे सनविन रिसर्च ने जैसे फिगर रिलीज किया है उसमें 5,67,000 जो है वो पाम है, 4,84,000 जो है सोया है, 2,57,000 टन सन है। तो टोटल मिला के 13,08,000 दिसंबर में इंपोर्ट रहा है। सोया का इंपोर्ट में सब्सटेंशियल बढ़ा है, बिकॉज पाम तेल बहुत महंगा तेल हो गया था और नंबर 1 पे था। सोया से $150, $180, $90 ऊंचा बिक रहा था, तो लोगों ने पाम का इंपोर्ट कम किया और सोया का इंपोर्ट बढ़ाया है। और सनफ्लावर का इंपोर्ट जो है वो भी थोड़ा कम हुआ है पहले के महीने से, तो वो हिसाब से है। लेकिन इतनी हमें अभी हमारा डोमेस्टिक क्रॉप है मार्केट में, डोमेस्टिक राइस ऑयल, कॉटन ऑयल हमारे पास में है, सोयाबीन ऑयल है, तो हमें इंपोर्ट में इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। इंपोर्ट के नंबर आपने जो भी दिए थे सारे हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल एक ये होगा, आपने बताया कि पाम काफ़ी महंगा हो चुका है, सोया जहां जिसका बम्पर उत्पादन हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, ब्राजील में इस बार बम्पर उत्पादन का, रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। ऐसे में क्या लग रहा है, डायनेमिक किस तरफ जाते दिख रहे हैं, कितना बदलाव होगा, और यहाँ से किस तेल के, खाने के तेल के दाम यहाँ से ज़्यादा बढ़ते दिख रहे हैं, और कहाँ आपको नरमी दिख रही है? विश्वमोहन जी, ये जो हालात थे इंपोर्ट के, उसको देख के पाम वालों को थोड़ा बायोडीजल की स्टोरी B40 करते करते उनको ये समझ में आ रहा है कि हमारा तो पैरों तले जमीन खिसक रही है और हमारी फूड वाली डिमांड एकदम बाहर निकल रही है। तो अब हमने लास्ट 3 दिनों में देखा है पाम वालों ने $100 भाव कम किए हैं। तो जो $190 ऊंचा बिक रहा था सोया से, वो 100 कम करके अभी $90 ऊंचा हो गया पाम। और ये साल ब्राजील में बहुत अच्छी फसल है, 165 से 170 मिलियन टन का वहाँ क्रॉप है। अर्जेंटीना में 53 से 55 मिलियन का क्रॉप है। पूरे साउथ अमेरिका में लास्ट ईयर से 30 मिलियन का ज्यादा क्रॉप है। यूरोप पैराग्वे भी बनाते हैं सोया सीड, तो उसको बात को लेकर, लेकिन क्रशिंग कैपेसिटी वहाँ उतनी नहीं है, एंड और मील का भी निकास में थोड़ा दिक्कत है वहाँ भी। तो ये सब देखते हुए, बट फिर भी इतना ज्यादा सोया की अवेलेबिलिटी है और वर्ल्ड में सोया ही सबको अभी पेट भर रहा है। ये साल मुझे लग रहा है जो हमारा यूजुअल इंपोर्ट 35-37 लाख टन का सोया का होता था, ये साल सोया 48 लाख टन चले जाएगा। पाम का इंपोर्ट हमारा जो 90 से 92 लाख होता था, वो ये साल 75-77 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पाम का इंपोर्ट हमारा 13 से 15 लाख घटेगा और सोया का इंपोर्ट हमारा 13 लाख बढ़ेगा, और सनफ्लावर का इंपोर्ट हमारा इस साल में करीबन 33 से 35 लाख टन का रहेगा, वो स्टेडी रहेगा। तो टोटल मिला के हमारा इंपोर्ट 160 से 62 लाख टन होगा
लेकिन इंटरनल कंपोजिशन उसमें चेंज हो जाएगा। जी, और जी। हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है जी, वो जी। 100 लाख टन का होता है। जी, जी। तो 160-62 का इंपोर्ट और 100 लाख का जी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारी जो खपत होती है, कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, वो 260-62 लाख टन की हर साल की होती है। 144 करोड़ की पॉपुलेशन पे 18.5 किलो पर पर्सन पर ईयर का हमारे यहाँ जी, जी। वेजिटेबल ऑयल का जी, जी। कंजम्पशन है। ओके, ये पोजीशन है। ओके। शुक्रिया संदीप जी। वक्त थोड़ा कम है, थैंक यू। ज़्यादा बात नहीं हो पाई है, लेकिन आपने हालांकि सारे नंबर्स किस तरह के दिख रहे हैं, क्या डायनेमिक चेंज हो रहे हैं, आपने बता दिया। केडिया जी और अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ।